हेलो एवरीवन, नीट चैलेंजर टेस्ट सीरीज का पेपर नीट के लिए एक प्रेपरेशन के लिए एक एग्जाम हुआ था नवोदय एकेडमी में 29 अक्टूबर को। उसके सॉल्यूशंस लेके मैं आया हूँ आपके साथ। चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। The molarity of aqueous NaCl solution which contains 5.885 gram NaCl in 500 ml solution। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सीधा मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना है। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? 5.85 अपॉन 58.5 कितने हो गए? 1/10 0.1 मोल अपॉन 500 लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना हो गया? 2 हो गया, ये हो गया। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.2 या फिर 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following set of quantum number is possible? तो देखते हैं। हमें एक चीज पता होनी चाहिए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। तो n की वैल्यू जो होती है, जो l की वैल्यू होती है वो n से मिनिमम एक कम तो होनी ही चाहिए। मतलब n एंड l कैन नॉट बी इक्वल, तो जो n की वैल्यू होती है वो मिनिमम l-1 तो होनी ही चाहिए। तो n की वैल्यू और l की वैल्यू तो बराबर हो नहीं सकते, हटा दो ये। n की वैल्यू 4 हो सकती है क्या? हाँ भाई हो सकती है। l की वैल्यू 3 हो सकती है क्या? हो सकती है। अब n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मतलब जितना l होता है उसके प्लस माइनस जितने डिजिट्स के इंटीजर है, मतलब 3 है तो -3 से लेकर +3 तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है। क्या नहीं पॉसिबल है? +4 नहीं होगा, -4 नहीं होगा। तो क्या ये हो सकता है? हाँ। s तो या तो +½ होगा या -½ होगा, ये तो सही बात है। सी ऑप्शन चलते हैं। n2 हो सकता है तो l क्या 3 हो सकता है? नहीं, अभी बताया l हमेशा n से कम होगा, बराबर भी नहीं हो सकता है, और n और l तो बराबर हो ही नहीं सकते हैं। इसका आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज। VACPR थ्योरी का क्वेश्चन है। HCF4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ऐसी कोई ज्योमेट्री जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों उसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, ये सिर्फ HCF4 में आपको देखने को मिलेगी इन चारों ऑप्शंस में। कमेंट्स में मुझे बताइएगा बाकियों की ज्योमेट्रीज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5, वेरी फेमस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट का, कि CrO5 का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको सबसे पहले तो CrO5 का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, गिनेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ऑक्सीजन से -1 +1, दूसरा ऑक्सीजन से +2, तीसरे से +3 +4 +5 +6। क्या हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर नीट 2019 उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 इन ग्राम पर लीटर इज अप्रोक्सीमेटली। H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सीधा फॉर्मूला होता है जिसमें आपको पता है क्या करना है। वॉल्यूम जो देके रखा हुआ है आपको, उसे डिवाइड कर देना है 11.2 से, इनटू मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास ऑफ H2O2 से, दैट इज 34। बस इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑफ। देखो वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है।
बट एक एक्सेप्शन होता है ग्रुप 13 में, वो एक्सेप्शन ऐसा है कि बोरॉन की होती है 2.1, फिर उसके बाद सीधा आ जाता है थैलियम, इंडियम, फिर गैलियम, और एल्यूमिनियम की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एल्यूमिनियम की होती है 1.6, गैलियम की 1.6, इंडियम की 1.7, थैलियम की 1.8। तो मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ किसकी हो गई? एल्यूमिनियम की। लॉजिकली होती है थैलियम की, बट यहाँ एक्सेप्शन चलता है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी इफेक्ट? याद रखिएगा इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन सब परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं, सिर्फ एक ही टेम्परेरी इफेक्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओनली टेम्परेरी इफेक्ट। बाकी सब क्या होते हैं बच्चों? परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन टू द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 है। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए उसके लिए। सीधा रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। रेडियस का रेशियो लेना है r1 बाय r2। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आता है डेफिनेटली। r1 बाय r2 का आपको रेशियो लेना है। ठीक है, 0.529 से 0.529 लिख ही देते हैं। खैर चलिए, कौन सा ऑर्बिट बोला है? फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 का स्क्वायर 16। हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 अपॉन टू द सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर भी 4। सही बात है। अच्छा, हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 ही होता है ना बच्चों, हीलियम का तो स्क्वायर भी नहीं है, तो इट विल बी 16/2, 8 आएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन इजी है पर बच्चों ने गलती करी होगी, मैं कहता हूं, बताता हूं कैसे। देखिए, ऑक्सीजन की अगर आप एमओटी पढ़ेंगे, ऑक्सीजन की जब आप एमओटी पढ़ेंगे तो आपने जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी होगी तो आप करते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px बराबर पाई 2py, और फिर आ जाएगा आपका पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz। 16 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के अंदर, तो गिनते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, और एक एक इलेक्ट्रॉन में आ गया, तो कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 16 इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग में है? एक, मतलब यहाँ 2, यहाँ पे भी कितने हैं? 2, 4, यहाँ एक 5, और यहाँ एक 6। आप लोग क्या करते हो? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py को ही गिनते हो सिर्फ, और उससे आप लोग मार्क करके आते हो, आंसर 2 हो गया। और ऑप्शन भी इसीलिए उसने फर्स्ट ऑप्शन 2 दिया, नहीं, उसने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा है बच्चों, उसने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा है, इसलिए हमें पूरी एमओटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें गिनना पड़ेगा, तो उससे आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following acquainted ion is not colored? ठीक है, एक बहुत बेसिक सा रूल होता है कि D0 एंड D10 के जो आयन्स होते हैं वो कलर्ड नहीं होते, नॉट कलर्ड। D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो कलर्ड नहीं होते हैं। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ही कंपाउंड में है, Ti+4, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is most basic in nature? तो when you move left to right in a periodic table, when you move left to right in a periodic in lanthanoids or even in periodic table, वैसे तो देखिए आप क्या होगा कि आप ज्यादातर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो लैंथेनम चूंकि सबसे पहला एलिमेंट है तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा और बाकी सबके कंपैरेटिवली बेसिक कम होंगे, तो इसका आंसर आ गया लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स और वाई बनाना है, मतलब बैलेंसिंग करनी है कुल मिला के रिएक्शन की, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए आपको हमेशा बताया, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। HNO3 में नाइट्रोजन की +5, H2S में -2, NO में +2, S में 0। चलिए +5 से +2 कितने का चेंज, 3 का चेंज, -2 से 0 का चेंज, कितने का चेंज, 2 का चेंज। क्रिस क्रॉस मतलब इसका कोएफिशिएंट इसके पास, इसका कोएफिशिएंट इसके पास, तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। तो x वुड बी 2, y वुड बी 3, और उसने हमसे पूछा क्या है, q, तो q भी कितना होगा 3 और p भी कितना होगा 2, तो यानी होगा 2 और 3 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट्स, याद रखिएगा ग्रुप 1 के जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, ग्रुप 1 के जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इवन सिर्फ एक लिथियम का ही कार्बोनेट होता है जो हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो पाता है Li2O + CO2 के अंदर, बाकी कोई भी मेटल का कार्बोनेट ब्रेक नहीं हो पाता है, बाकी कोई भी मेटल का कार्बोनेट ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ग्रुप 1 के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हमेशा ही, ठीक है। और नीचे जाने पे चूंकि कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है और आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, नीचे जाने पे इंक्रीज होती है। तो आंसर आ जाएगा K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट हुज हाईएस्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 2। हाईएस्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है बच्चा, 2। तो मतलब उसका L भी कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2। उसका L भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। और N की मैंने आपको बताया था, L की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, N-1। तो L की वैल्यू कितनी है, 2, N-1, तो N कितना आ गया, 3। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr = nh/2π। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, 3h/2π, 3/2 is 1.5 h/π। ऑप्शन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following valence shell electronic configuration is representing most electronegative element? ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है बच्चों, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं 1s2 2s2 2p5। आउटरमोस्ट पूछा है इसलिए आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following sequences contains atomic number of only representative elements? देखिए representative elements, representative या इन्हीं को कहते हैं बच्चों मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इन्हीं को कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इस representative या मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर आता है S ब्लॉक और पूरा P ब्लॉक। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी सिर्फ यहीं तक लिख देती है कि ऑल एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कम्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ग्रुप 18 नहीं माना जाता है उसमें, ठीक है, ग्रुप 18 नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो हम देखते हैं अब सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें 22 एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसे ही सी ऑप्शन में 25 एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही डी ऑप्शन के अंदर जो एटॉमिक नंबर 10 वाला है वो क्या है, एक नोबल गैस ग्रुप 18 नियॉन, इसीलिए हम ग्रुप 18 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 3 एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, 33 एक पी ब्लॉक का, 53 अगेन किसका एक एलिमेंट हो जाएगा, पी ब्लॉक का, और 87 एस ब्लॉक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An electron in an atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from E to E/4। एक इलेक्ट्रॉन ने बच्चे जंप मारी यहां से यहां, पहले उसकी एनर्जी E थी, काइनेटिक एनर्जी पहले यहां पे क्या थी E, अब उसकी एनर्जी कितनी है E/4, ठीक है भैया।
मतलब उसकी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 2E, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डबल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 करोगे तब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो यहां क्या आएगी 2E होगी, और ये क्या होगी 2E/4 होगी। बोलो चलो, चेंज पूछा है उसने पोटेंशियल एनर्जी का, तो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इज इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक। फाइनल पहले कितनी थी, देखो सॉरी, चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये फाइनल है तो 2E/4 है, और ये कितना है 2E है। अब पर काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें भी माइनस आ गया, इसमें भी माइनस आ गया, तो क्या आ गया 2E/4 यानी E/2, माइनस ऑफ माइनस 2E इज प्लस 2E, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस E/2 है और ये प्लस 2E है, यानी ये 3/2E हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस क्यों है बच्चों, याद रखना उसने पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल, उसकी एनर्जी तो 3/4 तक जा रही है ना बच्चे, उसका चेंज पूछा है, उसने ये नहीं बोला पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है बट पहले से कम नेगेटिव है, इसीलिए इसका जो चेंज आया वो क्या आया पॉजिटिव आया, इसीलिए उसका चेंज क्या आया पॉजिटिव आया। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नीट, बहुत चांसेस है ये नीट में रिपीट होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचर ऑफ 3 ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय A, B and C is acidic, basic and amphoteric. Give the sequence of their electronegativity. देखिए जनरली जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, जनरली जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स बनाते हैं, जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल बनाते हैं, और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो मेटलॉइड्स या फिर कुछ बहुत ही लेस एक्टिव या लेस मेटालिक मेटल्स बनाते हैं। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, मेटल्स की सबसे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी मेटलॉइड्स के बीच में, तो ऑर्डर हो जाएगा A, C, B, ऑर्डर हो जाएगा A, C और फिर लास्ट में आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज, देखते हैं। वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट आप जब भी जाओगे पीरियोडिक टेबल में, आप जब भी लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट इस केस में कुछ अलग होता है। देखिए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 1s2, मतलब ऐसा लिख दूं नियॉन 3s1, मैग्नीशियम का ऐसा होता है नियॉन 3s2, और एल्यूमिनियम का ऐसा होता है नियॉन 3s3। हम ये बात जानते हैं कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा, चूंकि मैग्नीशियम में पूरा एस ऑर्बिटल फिल है और जबकि एल्यूमिनियम पार्शियली सॉरी ये होगा 3s2 3p1, चूंकि मैग्नीशियम जो होता है वो पार्शियली फिल्ड, मैग्नीशियम जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है और एल्यूमिनियम जो है वो पार्शियली फिल्ड है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए हमें इसको आयन बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। डेफिनेटली जनरलाइज ट्रेंड यही होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इंक्रीज होती है, बट इस केस में एक एक्सेप्शन चलता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल्ली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए मैग्नीशियम को ज्यादा आयनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following molecules contains no pi bond? ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे इसके लिए, तो हमें बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये SO2 का स्ट्रक्चर हो गया भाई, इसमें तो पाई बॉन्ड है, ये तो गलत हो गया। NO3 नेगेटिव, इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये भी गलत हो गया। CO32 नेगेटिव, इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये भी गलत हो गया। HO3 पॉजिटिव, नहीं इसमें तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, आंसर आ गया ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following is our correct statements? With increase in bond order of molecular species, bond length decreases and bond energy increases. सही बात है. ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बात तो बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम. बिल्कुल देखिए, जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्शन प्रमोट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन प्रमोट करते हैं. ये भी सही बात है. बॉन्ड एनर्जी जो एक डायमोलिक्यूल एटम की होती है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन अगर लॉस्ट हो. तो देखें, समझते हैं. जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन का केस. ऑक्सीजन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो उसका बनाया अगर हम एमओटी लास्ट का, तो ये होगा सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py. और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया. पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया हमने. तो इससे क्या आएगा? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये ऑक्सीजन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर आपने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो मुझे बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2. कितने हैं बॉन्डिंग में? 6 माइनस 3 अपॉन 2 कितना हो गया? 1.5. पहले कितना था? 2. बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? कम. तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. सर कम तो हो सकती है इलेक्ट्रॉन डालने से, बढ़ भी सकती है. क्या बढ़ भी सकती है? बताता हूं कैसे. जैसे अब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कहाँ है? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट का केस ले लेते हैं. चलिए हाँ ले लेते हैं. इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? अब निकालते हैं, वापस बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. बॉन्डिंग में कितने हैं? 6. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1. 5/2 2.5. बताओ इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? इंक्रीज. तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज. तो इट इज केस डिपेंडेंट. ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन डालूंगा या इलेक्ट्रॉन भगाऊंगा तभी उसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. दोनों हो सकता है. इलेक्ट्रॉन का जब लॉस हो रहा है तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के एडिशन से भी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. केस डिपेंडेंट थिंग है, कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता. तो सब सही बातें हैं. ऑप्शन आ गया डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The compound which contains ionic, covalent and coordinate bond. तो इन सब के अगर आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए. HCN ऐसा कुछ है, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. KOH की बात करूं मैं, K पॉजिटिव और OH के बीच में कोवेलेंट है पर कोऑर्डिनेट नहीं है. NH4CN की मैं बात करूं तो ये ऐसा कुछ है. CN के साथ CN के बीच में ट्रिपल नेगेटिव. NH4 के ऊपर ये कोऑर्डिनेट आ गया है और ये पॉजिटिव आयन होगा और ये नेगेटिव आयन होगा. तो इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड है. K2CO3 में K2K पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव के बीच में आयनिक है. और CO3 का जो खुद का स्ट्रक्चर है, ये सारे बॉन्ड क्या हो गए? कोवेलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O2, NaO2 एंड O3. ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से निकाला होगा तो वो 2 आया होगा. Na2O2 क्या होता है बच्चों? O2 2 नेगेटिव. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो वो आया होगा O2 2 नेगेटिव. मतलब पहले दोनों में भर दिए, पहले भर दिए सिग्मा 2pz में, पाई 2px पाई 2py में भर दिए,
फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में पूरे पूरे भर दिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 6 - 4/2 2/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। ओजोन का बनाते हैं, ओजोन कुछ ऐसा आएगा, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, एक डेटिव बॉन्ड है, मतलब कुछ ऐसा कर ले, ये तो करना अलाउड है, जिस साइड हेड है उस साइड नेगेटिव और जिस साइड टेल है उस साइड पॉजिटिव। अब ये रेजोनेंस में आ सकता है, ये उस साइड भी आ सकता है, चार्ज इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, पार्शियल बॉन्ड हो गया, यानी कितना हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। तो 2 1.5 और 1 ये आ गए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ पूछी है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, Na2O2 फिर O3, ऑक्सीजन की सबसे कम, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अ कंपाउंड कंटेन्स एलिमेंट X एंड Y इज 1:2 मास रेशियो। मतलब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है आपसे कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है X और Y, एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है X और Y, और दोनों का जो रेशियो देके रखा है मास रेशियो, मतलब इसके अंदर Y X अगर एक मॉलिक्यूल है तो Y का कितना मास है, 2 मास है, मतलब अगर इसका मास X है तो इसका मास कितना है 2X है, और जबकि एटॉमिक मास जो X का होता है वो 2 गुना है, Y का 1 गुना है, Y का क्या है 1 गुना है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक X है एक Y है, एक X है एक Y है, तो कैसे निकालोगे, एक X एक Y है मतलब X का मास 2 गुना है और Y का मास 1 गुना है, पर क्वेश्चन ने क्या कहा Y 2 गुना है और X क्या है 1 गुना, तो ठीक है हम कर देते हैं XY2। अब कितना हो गया Y X भी कितना हो गया 2 गुना, और Y 1 गुना था वैसे तो, पर अब 2 मॉलिक्यूल है तो कितना हो गया 2 गुना, पर ये तो बराबर बराबर हो गए। उसने क्या कहा Y डबल है X के, तो मतलब कुछ ऐसा होगा, X 2 गुना है, Y वैसे तो 1 था पर 1 के 4 मॉलिक्यूल है तो कितना हो गया 4, तो 2:4 कितना हो गया 1/2। तो यानी फॉर्मूला क्या होगा XY4, फॉर्मूला क्या होगा XY4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 एंड SO3 इज 8 and 16 रेस्पेक्टिवली। देखिए इक्विवेलेंट वेट की मैं बात करूं आपसे, इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चा एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, SO2 में 4 हो सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे 1 के होते हैं 2, तो 2 के कितने हो गए 4, और SO3 में कितने हो जाएंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन की वजह से 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक सल्फ 3 की वजह से कितने का 6 का, तो SO2 में कितना आएगा देखो 32 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 8, सही बात है। SO3 का कितना आएगा 32 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 8 नहीं आएगा 16 डिवाइडेड बाय 3, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 16 नहीं 16/3 होता है, तो असोर्शन तो क्या हो गया गलत हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट विच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इक्विवेलेंट वेट तो वो वेट होता है जो कि एटॉमिक मास को जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे, जो एक्सचेंज हुए हैं उसे डिवाइड करने से जो मास आता है उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है, जिस साइड फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम क्या देंगे प्रायोरिटी देंगे, और बाकी क्या होगी साइड चेन। तो मुझे बताओ यहां डबल बॉन्ड यहां पे है, मतलब यहां पे फंक्शनल ग्रुप है, मतलब रिंग को क्या मिलेगी प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अल्काइल चेन। तो कितने की रिंग है 3 मेंबर की रिंग है, तो इसे क्या कह दूं मैं साइक्लोप्रोपेन रादर प्रोपीन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, तो रिंग के लिए तो लिख दिया साइक्लो, फर्स्ट पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड तो साइक्लो प्रोप 1E। अब 1 2 3 लिखूंगा या 1 2 3 लिखूंगा, देखो या तो ये हो सकती है या एक प्रायोरिटी ये भी हो सकती है 1
नहीं, इसे 3 कर दूं, इसे 1 कर दूं और इसे 2 कर दूं। तो पर हम तो ये चाहेंगे ना कि हम लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी दें। लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब लोएस्ट सम के रूल के हिसाब से है, मतलब जितना कम नंबर सम आ सके उनका उतना है। यहां करोगे तो 2 आएगा सम, यहां करोगे तो 1 ही आएगा सम। तो हम क्या चाहेंगे, लोएस्ट होना चाहिए सम, इसीलिए हम इसको क्या देंगे, 1 देंगे। कितने मेंबर की चेन है, 1 2 3 4, तो क्या कह देंगे, ब्यूटाइल, मतलब क्या हो गया, साइक्लोप्रोपन इन फर्स्ट पोजीशन पे ब्यूटाइल है, तो 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपन इन, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का, जो एग्जाम में काफी बार रिपीट किया जाता है। वेरी फेमस क्वेश्चन। किस कंपाउंड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, किस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी आपकी, कम होगी। क्वेश्चन ने ऐसा पूछा है, सबसे छोटी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ पूछी गई है क्वेश्चन में आपसे, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है तो मतलब वहां क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन होगा तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, एटम क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, मतलब बॉन्ड क्या होता जाएगा आपका, पास पास आता जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगी, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन सी बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। याद रखना मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ के लिए ये कहानी नहीं होगी, याद रखना मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ के लिए कहानी नहीं होगी। कमेंट्स में मुझे बताइए अगर उन्होंने शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ पूछी होती तो आंसर क्या आता। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायन इज, ठीक है। कार्ब एनायन को जो स्टेबिलिटी देते हैं बच्चों, कार्ब एनायन को जो स्टेबिलिटी देते हैं वो कौन देते हैं, -m और -i ग्रुप। कौन देते हैं, -m और -i ग्रुप। क्यों देते हैं भाई -m और -i, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ये भाई मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, ऑल्दो आज के जमाने में जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो देना नहीं चाहता है, पर माना मैंने, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं बांटना चाहता हूं, तो कौन लेगा, जो पैसा खींच सकता है मैं उसके पास रहना चाहूंगा, तो NO2 खींच सकता है मुझसे आसानी से। देखते हैं, चलिए। NO2 की सबसे ज्यादा -m भी होता है, -i भी होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन होगा, सेकेंड। उसके बाद इसका तो +m होता है बच्चों, इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, और इसका +i होता है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 फिर 3। m और i में हम किसे प्रायोरिटी देते हैं बच्चों, m को देते हैं, तो ये मतलब ज्यादा खींचेगा, ये कम खींच पाएगा, ये ज्यादा खींचेगा और ये कम खींच पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 और 1, ऑर्डर आ जाएगा 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the correct order of stability of carbocation? तो देखो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में भी जा पा रहा है, और 3 डिग्री भी है, और 2 फिनाइल की स्टेबिलिटी है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन में OCH3 का मीजोमेरिक लग रहा है, OR ग्रुप का मीजोमेरिक लग रहा है, और यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और यहाँ 2 फिनाइल में डिस्पर्जन है, पर यहाँ कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ आ गया ऑर्डर, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल एंड डाइइथाइल ईथर्स आर नॉट आइसोमर, आर not isomers, okay. Ethyl alcohol, this is ethyl alcohol, and diethyl ether is this,
सही बात है, आइसोमर होने के लिए तो आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। अल्कोहल एंड ईथर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी बात सही है। अल्कोहल OH होता है, ये ORR होते हैं, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही है, बिल्कुल सही बात है। पर इसका कोई रीजन का कोई ताल्लुक नहीं है कि ये, इसका तो रीजन ये है कि इनका मोलर मास सेम नहीं है, इसीलिए मतलब फॉर्मूला सेम नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ये क्या नहीं है, एक आइसोमर नहीं है। इसलिए आंसर आएगा बोथ A and R are true, but R is not correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिमेंट ऑफ मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज, फैक्ट बच्चों याद करना पड़ेगा आप लोगों को, DNF ब्लॉक की एनसीईआरटी में फैक्ट लिखा हुआ है। जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, मिनिमम होती है। जिंक की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयन हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सामने वाले को हम कितने अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, उसके लिए हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा। तो MnO4 नेगेटिव में देखेंगे तो आप +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cr2O7 में +6, VO2 प्लस पॉजिटिव में +5। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी वही क्या कर पाएगा, सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो MnO4 नेगेटिव में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, द वैल्यू ऑफ 50x + 10y इज, ठीक है, और x क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। बनाते हैं हम लोग सभी के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। VBT का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पूछा है, याद रखिएगा। ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कहानी होती है बच्चों, ये सिर्फ 3D सीरीज तक रहती है। ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की आप लोग कहानी पढ़ते हो, ये सिर्फ 3D सीरीज में रहती है। 4D सीरीज के साथ तो हर एलिमेंट ही क्या होता है, अच्छा लिगेंड होता है। ऑल लिगेंड्स आर गुड लिगेंड्स। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लैटिनम का आपको सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 78, ठीक है। प्लैटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 78 होता है एटॉमिक नंबर। तो प्लैटिनम के एटॉमिक नंबर के साथ मैं बात करूंगा आपसे, तो 78 एटॉमिक नंबर है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 76। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे पहले बच्चों, S से निकलेंगे। 78 मतलब कुछ ऐसा होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। सही बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सारी, मैंने आपको अभी क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ ये 3D सीरीज तक होता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा लिगेंड वीक होगा। 4D और 5D सीरीज के अंदर हर लिगेंड को आपको क्या मानना है, स्ट्रॉन्ग मानना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सारों की पेयरिंग हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 की पेयरिंग हो गई। और अब कितने लिगेंड है, एक डाई से एक बाइडेंटेड है और बाकी मोनोडेंटेड है, तो क्या हो गया 1। इसके बाद क्या आएगा S, इसके बाद क्या आएंगे 3p, ये हो गया 4 लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। तो ये मतलब क्या है, DsP2 है। क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। चलिए जिंक Zn4 2 नेगेटिव का करते हैं, जिंक का बनाते हैं। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, ऑक्सीडेशन स्टेट 3D10। 3D10 हो गया मतलब ये ऐसा कुछ हो गया। इस टाइप का कुछ आएगा। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आगे के 4 CN कहां ढूंढूंगा, एक S में और आगे के 3P में, मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। K4FeCN6, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें +2। आयरन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +2 है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे बताओ फिर हम क्या करेंगे। आयरन की +2 मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D6, 4s0।
चूंकि साइनाइड एक अच्छा लिगेंड होता है, तो ये सबकी पेयरिंग करा देगा। अब इसके बाद कितने लिगेंड है? 6, तो एक 2 डी में भर दिए, एक एस में भर दिया और आगे की 3 पी में। हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 और कॉम्प्लेक्स हो गया डायमैग्नेटिक। चौथा करते हैं, कॉपर NH3 SO4। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें बच्चा? +2, मतलब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 4s0, मतलब S से तो एक निकल गया, S में भी एक ही होता है कॉपर में तो, और D से के भी एक निकाल लिए तो क्या हो गया? 3d9। पर बच्चों ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये आउटरमोस्ट शेल में कूद के चला जाता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है ना, ये आउटरमोस्ट शेल में कूद के चला जाता है। ठीक है, तो यहां फिर क्या होगा? अब ये खाली हो गया, इसके बाद क्या आएगी? S, उसके बाद P, तो ये आउटर मोस्ट में चला जाता है। बाकी फिर यहां क्या आ गए? लिगेंड, मतलब ये क्या हो गया? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2 और, पर ये है कैसा? पैरामैग्नेटिक। कैसा है भाई? पैरामैग्नेटिक। लास्ट केस को डिस्कस करते हैं, PdCl4 2 नेगेटिव। PdCl4 2 नेगेटिव की मैं अगर आपसे बात करूं तो पैलेडियम के अंदर होता है एटॉमिक नंबर 46। इसका एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका होता है 4d10 5s0। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई भी PdCl4 2 नेगेटिव की? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब कितना हो गया? 4d 8 हो गया, +2 में है भाई। ठीक है, चलिए ये 4d8 सारे लिगेंड सारे इलेक्ट्रॉन भर दें क्योंकि स्ट्रांग है, भर दिए। और फिर क्या आएगा? एक डी में भर दो, बाकी के एस और पी में। 4 लिगेंड है तो एक डी, एक एस, 2 पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2 और डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसने क्या पूछा है हमसे? x क्या है? टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक। तो 1 2 3 4 डायमैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक, तो 15 × 4 प्लस 10y क्या है? नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेनर मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? DsP2। कितनों में DsP2 बच्चों? 1 2 3, मतलब 10 × 3, मतलब कितना आ गया? 200 + 30। आंसर वुड बी 230। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? 230। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल सही बात है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है ना जनरली ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल नहीं दिखाते हैं। यूजुअली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ही तो क्या नहीं दिखाते? ऑप्टिकल नहीं दिखाते। पर ज्योमेट्रिकल बताने के पीछे का ये कारण नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ग्रुप कब दिखाता है? जब 2 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो एक एटम से अटैच, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, तभी तो सिस और ट्रांस बन पाएगा, वरना सिस ट्रांस कैसे बनेगा? ठीक है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ओनली बोथ सही है, दोनों सही बात है, बट ये रीजन नहीं है इसका रीजन क्या होना चाहिए? एक ग्रुप से जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे तब सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट द कॉम्प्लेक्स आयन विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, चलिए आयरन H2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों? 3। तो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S से पहले 2 निकल गए, 8d से निकल गया 3d5। H2O क्या होता है? एक वीक फील्ड लिगेंड होता है,
कोबाल्ट के केस में बात करेंगे। कोबाल्ट C2O4 3 नेगेटिव, तो कोबाल्ट के केस में क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देके रखी हुई है, C2O4 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव हो गई, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसकी वजह से -6 हो गई, -6 इज इक्वल्स टू -3x, तो x बराबर कितनी आ गई, +3 को। अब मतलब कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s से निकाल दिए, एक पीस एक d से निकाल दिया, तो ये कितना हो गया, आर्गन 3d6। और ये C2O4 होता भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऐसे ही CN6 के साथ भी आप करोगे, सेम कोबाल्ट की +3 है, इसके साथ भी सारे लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जिंक का केस बात करते हैं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं अगर आपसे बात करूं तो जिंक क्या हो जाएगा, 3d10 आर्गन, 2s से निकाल दी। बाकी सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, अगर आप देखो तो एक ही में ऑड नंबर है, मतलब ये तो पैरामैग्नेटिक है, और चूंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करा देंगे, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन की क्या करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे। इसलिए ऑप्शन आ गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The volume of oxygen gas liberated at STP is 250 ml from complete decomposition of 10 ml H2O2. The volume strength of H2O2 solution is okay. तो H2O2 की डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है। उसने कहा कि ये 10 ml था मेरे पास, तो ये कितना मिल रहा है मेरे को, 250 ml मिल रहा है। उसने मुझसे क्या पूछी, परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछी सोल्यूशन की, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यानी क्या, जिसका गिवन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मिल कितना रहा है ऑक्सीजन, 250, दिया कितना है टोटल वॉल्यूम, 10 इंटू 100, मतलब आपको सिर्फ रेशियो निकालना है, तो 250/10, क्योंकि आपसे सिर्फ रेशियो पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, तो इसलिए इट वुड बी 25, आंसर वुड बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमॉन्ग द इक्वेशंस गिवन बिलो, डेल्टा H of 1 is equals to IE1 of बेरियम, ठीक है। तो बेरियम गैस, देखो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, कैसे स्टेट में होना चाहिए एटम, गैसियस एटम में, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। यहां पे सॉलिड स्टेट है, इसलिए गलत है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए I1 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए I2 होगी, उसने I1 पूछा है, ये भी गलत है, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the de Broglie wavelength of a particle of mass m is 4 times its velocity, then wavelength and velocity of the particle would be, उसने ऐसा कहा है, लैम्डा जो है लैम्डा जो है वो 4b के बराबर है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, तो हम ऐसा लिखते हैं 4b इज इक्वल्स टू h/mv, तो ऐसा लिखते हैं क्या, 4v स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/m, तो ऐसा लिख देखिए v इज इक्वल्स टू h/m/4, तो स्क्वायर रूट, तो ये क्या आएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ h/m, 1/2 रूट ओवर ऑफ h/m। ऐसा तो सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है वो, अब ये 4 है, यहाँ 4mv स्क्वायर आ गया। एक मिनट रुको, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या हमने, एक बार देखते हैं। उसने कहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ 4 टाइम्स है वेलोसिटी के, तो ये क्या हो गया 4v अपॉन h/mv, 4v स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/m, तो v इज इक्वल्स टू h/m, और यहाँ आ गया 4, इसका रूट ले लो, तो ये हो गया 1/2 रूट h/m, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं करी है। तो ये वेलोसिटी जो आएगी आपकी वो आएगी
1/2 h/√m, और वेवलेंथ उसकी क्या है 4 गुना है, मतलब 4 टाइम। फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल whose successive ionization energies are 10, 20, 50, 2000, एकदम से कौन सी आयनाइजेशन बढ़ी हुई है बच्चों? 4th आयनाइजेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 निकाल दिए, चौथा निकालने वाला हूं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। मतलब उसके अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? मेटल के केस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वैलेंसी, तो कितनी होगी वैलेंसी? 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। क्रिस क्रॉस M2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the octahedral complex the pair of d orbital involved in sp3d2 is dx2 y2 और dz2 होता है। sp3d2 में जो d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होता है dx2 y2 और dz2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए ज्ञान इनके भी आपको, स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा NO2 का। एक लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन, NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 180 डिग्री। NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा लोन पेयर। जैसे जैसे लोन पेयर आता जाएगा बच्चों, बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? NO2 का होगा बॉन्ड एंगल, उससे कम किसका होगा? NO2 पॉजिटिव का। सबसे ज्यादा लोन पेयर इसमें है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नहीं सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? 180 इसका है ना, तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी। आंसर आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव। क्यों ऐसा? क्योंकि NO2 पॉजिटिव जो है बच्चों, उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है NO2 के अंदर, और NO2 नेगेटिव के अंदर पूरा एक लोन पेयर है। इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा, इसी की वजह से इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा और इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following is written correctly about CO3 2 negative ion? Which of the following is written correctly about CO3 2 negative ion? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। नहीं भाई देखो, एक बॉन्ड 3 एटम के बीच में शेयर होगा, तो इसका तो कितना हो गया? 1 + 0.33, तो यानी हो गया 1.33। ये तो गलत बात है। इट शोज 3 इक्वली कॉन्ट्राडिक्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हो सकता है सही हो, देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज +1, नहीं 2 नेगेटिव है और 3 एटम पे शेयर होना है, तो मतलब कितना हो गया? -2/3 होगा। ये भी गलत है। ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर है इसका स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following ionization process the bond energy increases and the magnetic behavior of atom changes from paramagnetic to diamagnetic? ठीक है, देखते हैं पहले तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करने के लिए क्या इंक्रीज होना चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, NO के अंदर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 15 आएंगे, NO पॉजिटिव के अंदर 14 आएंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है क्या? हाँ चेंज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है क्या? हाँ इंक्रीज भी हो रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है क्या? हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? बोलो, इंक्रीज होगी। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज 4A + 2B
प्लस 3C गिव्स A4B2C3। ठीक है, अगर मैंने 1 मोल इसका लिया, 0.6 मोल इसका लिया और 0.72 इसका लिया, तो ये कितना बनेगा ये पूछा है। ठीक है, पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करते हैं, जो मोल होते हैं रिएक्टेंट के लिए उसे किससे डिवाइड कर लेते हैं, स्टोइशियोमेट्री से। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0.6/2, ये हो जाएगा 0.72/3। 1/4 इज 0.25, 0.6/3 इज 0.30, 0.72/3 इज 0.24। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, ये है। मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 बन रहा है, तो ये 0.72 है, तो ये कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड, तो 1/3 इंटू 0.72 दैट इज 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, ठीक है, देखो बच्चों यहां पे रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर आता है। तो इसीलिए चूंकि लोन पेयर को डिस्पर्स होने का मौका मिल जाता है, इसकी वजह से क्या आता है, एसिडिक कैरेक्टर। तो रेजोनेंस तो सबसे पीछे आएगा, क्योंकि ए और बी में क्या नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। लेट इट बी 1, लेट इट बी 2 एंड लेट इट बी 3। ठीक है, तो ये तो सबसे पीछे आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है हमें। ठीक है, ये क्या है भाई, NH2CH3 और यह है सिर्फ NH2। CH3 कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई है इसीलिए क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ फेवर करेगा, और माइनस आई क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को अपोज करता है। तो ये हो जाएगा 2 का सबसे ज्यादा, 1 में कुछ भी नहीं है, और 3 में रेजोनेंस की वजह से सबसे कम, 2 1 3। ये आंसर इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, देखते हैं। देखिए, एक तो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एक कीटोन प्रेजेंट है, एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, और एक आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कितने हो गए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ M कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। मेटल कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूं आपके साथ, ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ या कार्बन ऑक्सीजन के अंदर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज। पर कंपैरेटिवली फिर वो मेटल से तो क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। मतलब मेटल के तो वो क्या आता जा रहा है, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन से दूर हो रहा है तो मतलब पास किसके आ रहा है, मेटल के पास आ रहा है। तो मेटल और कार्बन की बॉन्ड क्या होती जा रही है बच्चा, छोटी होती जा रही है। तो मतलब समझिएगा, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया है हमको, हम इसी में कोई एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज वाला। तो CO, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आए, यहां रिपल्शन बढ़ा, तो ये किसकी तरफ जाएगा, मेटल की तरफ जाएगा ना। तो ये बॉन्ड लेंथ तो क्या हो गई, बढ़ गई। मेटल की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए जहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, उस केस में मेटल की बॉन्ड लेंथ, कार्बोनाइल की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मेटल कार्बन की बॉन्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चा, इंक्रीज होगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उसमें मेटल कार्बन की बॉन्ड उतनी ही छोटी, तो उसमें मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NiCl4 2 negative is tetrahedral whereas NiCN4 is square planar। देखते हैं, निकल Cl4 2 नेगेटिव का यानी निकल +2 में है, मतलब निकल का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d10, मतलब निकल का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0
3d10 और NiCN4 में होगा, ये भी अगेन वही है 4s0 3d10 3d8 I'm sorry। पर क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं कराएगा, जबकि साइनाइड में क्या हो जाएगी पेयरिंग। तो इसको बना के देखते हैं। विथ क्लोरीन ये कुछ ऐसा आएगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी, और आगे के चारों में ही ये लिगेंड भरेंगे, तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल है, सही बात है। और CN4 में क्या हो जाएगी पेयरिंग, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए कुछ ऐसा होगा, और यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये DsP2 आएगा, इसीलिए क्या है स्क्वायर प्लेन है, सही बात है। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों हो सकते हैं, ये भी बात सही है, पर इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं आपको डिस्कशन से फायदा हुआ होगा, और भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें नवोदय अकेडमी। थैंक यू एवरीवन। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर आया था क्वेश्चन 79, जिसके डिस्कशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए उसका शूट वापस से हम इसी वीडियो के एंड में डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। How many structural isomers are possible when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom? ठीक है, चलिए रिप्लेस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिली मिस्टेक कर रहा था कल मैं, उसकी वजह से आंसर गड़बड़ा रहा था हम लोगों का। चलिए देखो, चलो एक एक हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाओ। चलो ठीक है, पहला पोजीशन यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया, एक आइसोमर, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, दूसरा आइसोमर, तीसरा क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, तीसरा आइसोमर, चौथा क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, चौथा आइसोमर। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ क्लोरीन लगाया तो भी तो आइसोमर होगा, पर बच्चों यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, जाएगी तो वो ऑर्थो पोजीशन ही, वो आएगी तो सेकंड पोजीशन ही, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, वो आएगी तो मेटा पोजीशन ही। तो यहाँ तक कितने हो गए 4। चलो एक क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया 5, एक क्लोरीन यहाँ 6, एक क्लोरीन यहाँ 7, एक क्लोरीन यहाँ 8। अब तुम लोग सर 8 आएंगे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ क्लोरीन लगाया तो भी अलग नेमिंग हो जाएगी। क्यों नेमिंग अलग होगी? यहाँ क्लोरीन लगाया तो मिथाइल की अलग पोजीशन है, और यहाँ क्लोरीन लगाया तो मिथाइल की अलग पोजीशन है, इसीलिए नेमिंग क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, सर यहाँ क्लोरीन लगाया। अच्छा, अगर यहाँ क्लोरीन लगाया और यहाँ क्लोरीन लगाया, दोनों में बात एक ही है, देखो कैसे। यहाँ क्लोरीन लगाया तो नेमिंग क्या हो जाएगी यहाँ क्लोरीन लगाया तो नेमिंग क्या हो जाएगी क्लोरो 1 मिथाइल। फर्स्ट पोजीशन पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 1 मिथाइल वाली पोजीशन हो जाएगी। और यहाँ से क्या, यहाँ पे अगर तुम लगाओगे सेम चीज 1 2 3 1 2 3, दोनों जगह से नाम क्या आएगा सेम ही आएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। अगर नाम सेम आ रहा है तो हम क्यों ही करेंगे ऐसा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।